नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। अब सनातनियों को शाकाहारी रहने की कोई मजबूरी नहीं है। सारी बाध्यताएं समाप्त हो चुकी हैं। झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह सनातनियों के लिए एकदम वैध और स्वादिष्ट और धर्म संगत झटका मीट लेकर आए हैं। ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। यह मीट सनातनियों की धर्म रक्षा करेगा और गिरिराज सिंह की सियासत को भी सुरक्षित करेगा। तो रोज खाइए झटक के झटका मीट और अपने साथ राष्ट्र की सेहत भी बनाइए। आपने दुनिया को 25 साल, 50 साल, 75 साल के मौके पर जश्न मनाते देखा और सुना होगा। हमारे देश में पिछले साल 8 करोड़ 81 लाख रुपए प्रधानमंत्री को एक ऐसी बधाई देने के लिए उड़ा दिए गए जिसका भारतीय वांग्मय और सांस्कृतिक परंपरा में कोई उल्लेख नहीं मिलता। सेवा के 23 साल पूरा होने की बधाई। 7 अक्टूबर 2024 को गुजरात सरकार ने एक विज्ञापन अभियान चलाया। इसका नारा था सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 वर्ष। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरा करने की जोरदार बधाई दी गई थी। बीबीसी ने गुजरात सरकार के सूचना विभाग से एक आरटीआई के जरिए इस विज्ञापन अभियान पर हुए खर्च की जानकारी निकाली है। इसमें बताया गया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर इन विज्ञापनों के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख 1,941 रुपए खर्च किए गए हैं। ये दिल की लगी क्या कम होगी, ये इश्क भला क्या कम होगा, जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। आप तो बस 25 साल और खुदा न खास्ता 50 साल के मौके पर होने वाले जश्न के खर्च का अनुमान लगाइए। यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था, तभी किसी ने बताया कि इसी साल मोदी जी एक दिन के लिए सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। वहां एक दिन के ठहरने का खर्च आया 15 करोड़ रुपए। मेरा बैठा हुआ दिल अचानक से बल्लियों उछलने लगा। इसे यहीं छोड़ते हैं और कुछ दूसरी खबरें देख डालते हैं। बिहार पुलिस तो गजब है, भूत के खिलाफ ही दर्ज कर लिया मुकदमा। बांका जिले के शंभुगंज में मृत शिक्षक निरंजन कुमार के ऊपर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, जबकि निरंजन की मौत साल 2020 में ही हो चुकी है। अगली खबर इससे भी ज्यादा कौतुकपूर्ण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अजीबोगरीब मामला सामने आया। कुशीनगर के शब्द प्रकाश ने अपनी मौत के 3 साल बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस कथित भूत का बयान भी दर्ज किया। उस बयान के आधार पर चार्जशीट भी दाखिल की और फिर उस भूत ने अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 दिसंबर 2023 को दाखिल की। बाकायदा वकालतनामे पर भी दस्तखत किया। बिहार के सीवान जिले की एक बेतुकी खबर को भी जान लीजिए। एक महिला ने अपनी मुर्गी की हत्या का आरोप अपने देवर पर लगाया और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की फरियाद की। महिला का आरोप है कि उसका देवर उसकी मुर्गी के 2 अंडे रोज खा जाता था। विरोध करने पर देवर ने मुर्गी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और रिंकी देवी को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। न्याय का परचम हमारे देश में उस बुलंदी पर है जहां मुर्दों और मुर्गों को बिना भेदभाव के न्याय मिल रहा है। और तो और पूरी दुनिया ने देखा, खुद रामलला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे। निराकार, निर्गुण या सगुण, जिसमें भी आपकी आस्था हो, वो रामलला बिना सशरीर अदालत में उपस्थित हुए, बिना वकालतनामे पर दस्तखत किए अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अंत तक पक्षकार बने रहे और अंततः केस जीतने में सफल भी हुए। न्याय का यह दुर्लभ कीर्तिमान सिर्फ इसी देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पर दर्ज है। भांति भांति के तरीकों से लोगों को न्याय मिल रहा है। अमूमन ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो न्याय पाना नहीं चाहता है उसे भी पकड़ पकड़ कर न्याय दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस महान राष्ट्र की न्यायप्रियता में मैं क्यों अटक गया। इसकी वजह है ये वाले भाई साहब।
सिर्फ यही इन दिनों न्याय से वंचित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इनका नाम है निशिकांत दुबे। इन्हें संसद भवन के अलावा आप सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल उचक्कों सा बर्ताव करते देख सकते हैं। इन दिनों ये पत्रकारों के आयकर रिटर्न के दस्तावेज एक्स पर सार्वजनिक करके आत्मसुख प्राप्त कर रहे हैं। बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में। यही है असली सच्चाई। उछल धक्का का यह है ई तो झूठे दूसरे के करोड़ों का। इनकम टैक्स को अपना कह रहा है, रिटर्न लाखों में लेकिन मकान 4 करोड़ का। चिल्लाते रहो, बिलबिलाते रहो, मेरा नाम का माला जप कर मेरा नाम रोशन करते रहो। बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। वैसे भाई कांग्रेसी हैं। बैंक का एक खाता संभालना मुश्किल है। साहब का एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दूसरा खाता कोटक महिंद्रा और स्टेट बैंक में खाता है। नौकरी छोड़ो, 5 उंगली घी में। यह व्यक्ति संसद का सदस्य होते हुए कुछ पत्रकारों के कथित आयकर रिटर्न का दस्तावेज एक्स पर सार्वजनिक रूप से शेयर कर रहा है। इसमें बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन है और बहुत सारी आशंकाएं भी छिपी हुई हैं कि आखिर यह किस नीयत से ऐसा कर रहा है। किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न का दस्तावेज गोपनीय होता है। इनकम टैक्स विभाग उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की गोपनीयता को बनाए रखने का वादा करता है जो ईमानदारी से अपना आयकर रिटर्न जमा करते हैं। तो सवाल उठता है कि निशिकांत दुबे के पास ये दस्तावेज कैसे पहुंच रहे हैं? क्या कोई जानबूझकर इसे लीक कर रहा है? और सत्ता विरोधी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को दबे छिपे क्या किसी किस्म की धमकी दी जा रही है? यही मोदी सरकार जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी खूबसूरत फ्रॉड असंवैधानिक योजना लेकर आई थी, तब उसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर कहा था, आयकर रिटर्न को सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आईटीआर को सार्वजनिक करना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 का उल्लंघन है। इतने स्पष्ट कानूनों के बावजूद निशिकांत दुबे इन्हें लीक किए जा रहे हैं और इस व्यक्ति के खिलाफ न तो कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, न ही किसी को न्याय की पड़ी है। अपने बचाव में निशिकांत दुबे के 2 तर्क हो सकते हैं। एक तो यह कि मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, मैंने तो एक फर्जी दस्तावेज यूं ही हवा में उछाल दिया, लोग बेफालतू हल्ला मचा रहे हैं। उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि देश का एक चुना हुआ सांसद सोशल मीडिया पर ट्रोल उचक्कों सा बर्ताव कर रहा है, उसका आचरण किसी भी संवैधानिक मर्यादा के दायरे से बाहर है। दूसरी वह स्थिति है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि मैं तो करूंगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। लगे हाथ आप निशिकांत दुबे के कुकृत्य की कानूनी स्थिति भी जान लीजिए। भारत का आयकर कानून बहुत स्पष्ट रूप से आयकर रिटर्न को लीक करने को अपराध मानता है। आयकर कानून की धारा 138 और 280 के तहत बिना अनुमति किसी का आईटीआर साझा करने पर 6 महीने जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आईटी एक्ट की धारा 72 और 72A में डिजिटल लीक पर 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में भी 3 साल तक जेल का प्रावधान है। सवाल बस इतना है कि दुबे का कृत्य किस किस कानून के दायरे में आता है। दुबे ने अपने बचाव में जो कुतर्क दिया है उसे भी देख लिया जाए। एक एक्स पोस्ट में दुबे ने लिखा, एक बात समझ में नहीं आई, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स या किसी का नामी बेनामी संपत्ति, बैंक अकाउंट पत्रकार जनता को बताएं तो खोजी पत्रकारिता, लेकिन मैं बताऊं तो कानून का उल्लंघन, घोर कलयुग। यह जवाब पढ़ने के बाद मेरा रहा सहा शक भी खत्म हो गया कि आखिर इस आदमी की शैक्षिक डिग्रियों पर सवाल क्यों उठते रहते हैं। इस व्यक्ति को भारत सरकार और पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स का अंतर तक नहीं पता है। इनकम टैक्स विभाग के पास जो जानकारी है वह वैध तरीके से कमाई गई संपत्ति का ब्यौरा है, जिसे भारत सरकार में भरोसा करके देश के नागरिक जमा करते हैं। जबकि पनामा से लेकर पैराडाइज पेपर तक सारा पैसा वो पैसा है जो अवैध और काली कमाई है। भारत सरकार को बिना टैक्स चुकाए उसे दूसरे देशों में जमा किया गया है। संभव है कि उसमें बहुत सारा पैसा पब्लिक मनी भी हो। ऐसे जड़ियल लोग संसद में कैसे पहुंच जाते हैं? आईटीआर में दिखने वाला डाटा तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, ठेकेदारी के कमीशन, किसी कॉरपोरेट की नंबर 2 की कमाई पर पर्दा डालने या किसी अपराधी के अपराध को छुपाने का कमीशन नहीं है। यह जवाब अगर निशिकांत दुबे दे सकें तो बेहतर होगा।
अब हम आपको खबरिया चैनलों के हुड़क-चिल्लुओं की तथाकथित पब्लिक इंटरेस्ट वाली पत्रकारिता के 2 नमूने दिखाते हैं जो इसी हफ्ते प्रसारित हुए। पब्लिक इंटरेस्ट वाली यह पत्रकारिता रिपब्लिक भारत के ऐश्वर्य कपूर और सभी हुड़क-चिल्लुओं के मुखिया सुधीर चौधरी ने की है। जब देश के सामने अमेरिकी टैरिफ का सवाल मुंह बाकर खड़ा है, कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें टैरिफ के कारण मातम छाया हुआ है। बहुत से लोग इस चिंता में दबे हैं कि उनकी नौकरियां जा सकती हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों में तबाही वाली बारिश और भूस्खलन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं। इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय में रिपब्लिक भारत का यह नौकंजलोचन एक पूरा शो इस बेमतलब की बकवास पर खर्च कर देता है कि राहुल गांधी मोजा पहनकर मखाने के खेत में क्यों घुसे। अब अगले को हमेशा बोला है कि भैया अपने पैरों को साफ रखना है, तो अगला मोजा पहन के, सॉक्स पहन के मखाने के खेत में उतर गया, पानी में सॉक्स पहन के उतर गया। जैसे कोई सॉक्स पहन के 4 साल का बच्चा मोजे पहन के बिहार में खेत में नहीं उतरेगा जिसमें पानी भरा है मखाने का, लेकिन राहुल गांधी उतर गए क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। इसी तरह ये घोघा बसंत चैनल और एंकर्स जरूरी मुद्दों को भटकाकर गैर जरूरी बातों पर दिन रात कुकुरहाव करते रहते हैं। हुड़क-चिल्लुओं के एक और प्रतिनिधि हैं तिहाड़ शिरोमणि। इन्होंने डीडी न्यूज पर आने वाले अपने शो को पूरा का पूरा मोदी चालीसा में तब्दील कर दिया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो द्वारा दिए गए बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला प्रधानमंत्री बताया। ये तस्वीर दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत समुद्री तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह वैसे ही स्थिर खड़े हैं जैसे कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्वामी विवेकानंद रॉक है। लगे हाथ इन्होंने यह अंधविश्वास भी फैला दिया कि देश की जनता की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसा किस्मत वाला प्रधानमंत्री मिला है। जो बहुत चुनौती का समय होता है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए और उस देश के नेता के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। उस समय अगर उस देश का नेतृत्व बहुत अच्छा हो, सही फैसला ले और विदेशी दबाव के सामने ना झुके, तो आप ये समझिए कि उस देश के लोगों की किस्मत अच्छी है। और आज वही हो रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने से हमेशा इनकार कर देते हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। यह तो सबको पता है कि इस देश की अधिसंख्य जनता किस्मत और भाग्य के नाम पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठी है। खुले हुए सिवर में गिरकर अगर मौत हो जाए तो जनता कहेगी ऊपर वाले को यही मंजूर था। सरकार की पॉलिसी की चपेट में धंधा चौपट हो जाए तो जनता कहेगी किस्मत को यही मंजूर था। ऐसी किस्मत पर डिपेंडेंट जनता को सही तरीके से इस्तेमाल किया सुधीर चौधरी ने। अब बात बैटल ऑफ बिहार की। चुनाव आयोग, SIR, वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा के जरिए लगातार सुर्खियां बटोर रहे बिहार में पिछले हफ्ते की सनसनी रही ये वाली तस्वीर। पहले ये खबर बिहार पुलिस के हवाले से आई कि ये तीनों अफगानिस्तान, पाकिस्तान से निकलकर सीधे चुनावी राज्य बिहार में घुस गए हैं। यह खबर आग की तरह पूरे देश में हुड़क-चिल्लुओं ने फैला दी। खबर बिहार से, यहाँ पर आतंकियों के घुसने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के 3 आतंकवादी बिहार में दाखिल हुए। चुनावी आपाधापी के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर से प्रशासन ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उसमें से एक का नाम है हसनैन अली जो रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरा आदिल हुसैन जो उमरकोट से ताल्लुक रखता है, और तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। ये जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी बिहार में घुस चुके हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है साहब जब कुछ दिन पहले बिहार पुलिस ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। लेकिन हर बार की तरह इस प्रायोजित मैन्युफैक्चर्ड खबर की पोल भी जल्द ही खुल गई और इसे खुद बिहार पुलिस ने ही खोला। बिहार पुलिस ने बयान देकर बताया कि तीनों संदिग्ध आतंकवादी बिहार में नहीं घुसे बल्कि वो नेपाल से सीधे मलेशिया चले गए। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि यह मामला 15 अगस्त से पहले का है। इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग JEM के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे और फिर उनका वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में। यह तो बैटल ऑफ बिहार का छोटा सा क्षेपक था। मुख्य कहानी पर आते हैं। पिछले हफ्ते अपने वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और RJD के नेता राहुल और तेजस्वी दरभंगा में थे। दोनों के स्वागत के लिए एक मंच सजाया गया था। उसी मंच से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाली देने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद रिजवी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त राहुल गांधी या फिर तेजस्वी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कुकुर झौं मच गई, पहले चैनलों पर, उसके बाद सड़कों पर। पहले आपको पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की भी तो भाषा सुननी चाहिए, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों इंडी गठबंधन के मंच पर कोई कार्यकर्ता अगर पीएम मोदी के खिलाफ इतनी नफरत निकाल रहा है तो वो कहां से आ रही होगी नफरत। कहने को तो मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। पहले जिस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, कुछ देर के बाद उसी मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंदी गाली देने के लिए किया गया। क्योंकि इतना तो तय है कि मोदी की मां को गाली की गूंज आने वाले चुनावों में गठबंधन का पूरा गेम खराब कर सकती है। यार कोई जानता है, पूरा इतिहास है। और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की एक रेस चल रही है। प्रधानमंत्री को मां की गाली के मुद्दे पर पहले भाजपाई एंकर आग बबूला हुए, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच फ्री फॉर ऑल लठबाजी प्रतियोगिता हुई। यहां तक तो ठीक है, यह रोज की कहानी है, लेकिन न्यूज 18 वाली रूबिका लियाकत को तो जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्मृति दोष हो गया। वो भाजपा की प्रवक्ता बन पूछने लगी कि किसी एक भाजपाई का नाम बता दीजिए जिसने राहुल गांधी को मां बहन की गाली दी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कभी गरियाया हो। रूबिका के मुताबिक उन्होंने ऐसा कभी न तो देखा, न सुना, न भूतो न भविष्यति। प्रधानमंत्री को जब आप लोगों पर अटैक करना होता है, और ये देश की जनता भी जानती है, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम भी। He has never ever said राहुल गांधी। मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। कभी नहीं, कोई गाली, नो नेवर। मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे मां और बहन की गाली बीजेपी वालों ने किसी मंच से दी है। इस स्मृति दोष को दूर करने के लिए हम रूबिका जी को कुछ भोली बिसरी यादें पेश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? जस्ट गिव मी वन इंसिडेंट। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैंने सवाल क्या पूछा? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। मैं वापस कह रही हूँ आपसे, सुनिए मेरा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिए। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968? मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो तो वैश्या थी। Do not try to beat around the bush। और यह वाला मामला तो बहुत हाल का है। अब थोड़ा गंभीर बात कर लेते हैं। सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज की कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, बल्कि इसकी मिसाल बननी चाहिए ताकि आगे इस पर रोक लगे। मिसाल तब बनती है जब गलती के बाद उस पर कार्रवाई हो, उसकी सजा मिले। लेकिन होता क्या है? रमेश बिधूड़ी को ही ले लीजिए। उन्हें संसद भवन में गाली गलौज करने के बाद तत्काल टोंक जिले का प्रभारी बनाकर पुरस्कृत किया भाजपा ने। संसद में अपशब्द कहने वाले सांसद जो है रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल उन्हें राजस्थान के टोंक में चुनाव के लिए बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। लगे हाथ एक और सच्चाई से नजरें मिला लीजिए। सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज की संस्कृति बहुत पुरानी नहीं है। पिछले 10-12 सालों में देखते देखते यह तेजी से फली फूली। इसको बाकायदा राजनीतिक संरक्षण मिला। पहले सोशल मीडिया में दक्षिणपंथी ट्रोल समूहों का उदय हुआ। इन्होंने हर विपरीत और असहमत आवाजों को गाली देकर चुप कराना शुरू किया। इसके बाद यह सार्वजनिक रूप से हर उस व्यक्ति के खिलाफ होने लगा जो सरकार से, मोदी से, भाजपा से अलग राय रखता है। क्या प्रोफेसर, क्या पत्रकार, क्या सामाजिक कार्यकर्ता। परिवारों को, बच्चों को निशाना बनाने, जान से मारने तक की धमकियां दी गई। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था। अचानक मेरे फोन पर हजारों नंबर से हमला जैसा हो गया। ये हमला ही था, क्योंकि 10 दिनों तक 24 घंटे फोन आते रहे। रात के 2 बजे भी और दिन के 3 बजे भी। एक नंबर ब्लॉक करता तो 10 और नंबरों से फोन आ जाते। एक सेकंड के अंतर पर कई फोन आए। स्पेन, रोमानिया, लातविया, मलेशिया जैसे मुल्कों के नंबरों से फोन आने लगे। सबकी भाषा एक सी, सबकी धमकियां और गालियां एक सी। व्हाट्सएप खोलना मुश्किल हो रहा था। जब खोलो मेरी मां को, पत्नी को और बेटियों को गालियां और धमकियां देखने को मिलती थी। मुझे हिंदू विरोधी कहा गया, पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। बदनाम करने का तरीका पहले भी रहा है।
मगर इस तरह सामने आकर गाली देने, धमकी देने या मार देने की इनकी हिम्मत बताती है कि ये सत्ता को लेकर ज्यादा ही सहज हो गए हैं। हमारा अगला विषय घूम फिरकर डोनाल्ड ट्रंप पर आ गया है, क्योंकि 50% टैरिफ का नया नियम लागू हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री इस स्थिति से निपटने के लिए जापान और चीन के दौरे पर थे। लगे हाथ वो हर मंच से स्वदेशी का नारा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल भारत के आम लोगों में नई टैरिफ व्यवस्था को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिख रही, लेकिन जिनके धंधे और रोजगार इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनकी चिंता बहुत वाजिब है। नोटबंदी और कोविड जैसी आपदाओं से सफलतापूर्वक निपटने के बाद इस मुल्क के व्यापारियों के ऊपर एक नई आपदा पैर पसार चुकी है। बड़ी संख्या में नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसी गंभीर आपदा के मौके पर पतंजलि वाले रामदेव फिर से नोट छापने का अवसर ढूंढते दिखे। रामदेव को लगता है कि टैरिफ संकट भी कोरोनिल की तरह नोट भजाने का मौका है, लिहाजा उन्होंने लश्कर नोएडा की बैरकों को अपने प्रायोजित इंटरव्यू से पाट दिया। एक ही दिन में आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज़ 18 और एबीपी न्यूज़ पर साक्षात्कार और सबका दावा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का। एबीपी न्यूज़ पर स्वामी रामदेव सुपर एक्सक्लूसिव। बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव। ट्रंप के टैरिफ को हराने का रामबाण उपाय क्या है? देखिए बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमन चोपड़ा के साथ। टैरिफ पर बाबा रामदेव ने अमेरिका को दिखाई औकात। इतने सारे खबरिया चैनलों पर रामदेव का रटा रटाया इंटरव्यू प्रसारित हुआ। ये वही रामदेव और वही पतंजलि है जिनके उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें कई बार फटकार लगा चुका है। इतना ही नहीं, पतंजलि के कई उत्पाद जांच के मानकों पर फेल सिद्ध हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 21 नवंबर को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई और ये फटकार विज्ञापन के मामलों में लगाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां करते हुए भारी जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोटेक्ट कोरोडील और स्वसारी में से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में ही कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को खाने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने सारे स्टोर्स में से आंवला जूस हटा लिया था। 2018 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिन प्रोडक्ट गिलोय घरबट्टी पर 1 महीना आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। लेकिन किसी भी चैनल ने रामदेव और पतंजलि के इस घटिया रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि रामदेव की पतंजलि इन चैनलों को विज्ञापन देने वाली एक प्रमुख कंपनी है। जहां से माल आएगा उसके खटकर्मों पर पर्दा तो चैनल वाले डालेंगे ही। इसीलिए हम कहते हैं कि पत्रकारिता विज्ञापन से मुक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह आपके हित की बात करेगी, जनहित की बात करेगी। न्यूज़ लॉन्ड्री विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता का मॉडल खड़ा करने का एक प्रयास है। इसे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि हम रामदेव और उनके जैसे लोगों से वो सवाल पूछ सकें जिनके जवाब उन्हें देने हैं, न कि सिर्फ बहिष्कार की लफ्ज़ी सुनने को मिले। मैकडॉनल्ड्स का, सबवे का, KFC का, कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल का और भी जितने भी अमेरिकन कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार करो तो अमेरिका में बगावत हो जाएगी ट्रंप के खिलाफ। कुछ मौकों पर रामदेव ने किसी छठे हुए अर्थशास्त्री की तरह अमेरिका के 50% टैरिफ से बच निकलने का रास्ता भी दिखाया। 80% पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में, तो पूरी दुनिया मेहनत करे और डॉलर में उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा अमेरिका लेकर के बैठ जाए। एक तरह से ये आर्थिक अन्याय है, आर्थिक अपराध है। जिस तरह से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UNO हो, WTO हो, सब वैश्विक संस्थाओं के ऊपर अमेरिका ने एकाधिकार कहो या दादागिरी कहो, और अब तो फिर उसमें गुंडागर्दी जैसी स्थिति आ गई, इस तरह से कायम कर दी है। भारत, चाइना, रसिया और मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश भारत के दोस्त हैं। इसमें यूरोप के भी कुछ देश एक साथ मिल गए तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा। पैसे वाला है, कम पैसे वाला है। एप्पल के शोरूम पर कोई भारतीय दिखना नहीं चाहिए। इंटरव्यू में इन तमाम असाधारण वादों और दावों के साथ रामदेव ने एक साधारण कला का प्रदर्शन भी किया। किसी सधे हुए मौका परस्त की तरह उन्होंने पतंजलि का विज्ञापन सरकाने में कोई शर्म नहीं दिखाई। उनके मुताबिक पतंजलि के उत्पाद ही एकमात्र समाधान है जिससे अमेरिका और ट्रंप को सबक सिखाया जा सकता है।
और अगर कोई रामदेव से यह पूछ ले कि आपदा में भी वो नोट छापने की बेशर्मी कहां से लाते हैं, तब रामदेव स्वदेशी का चूरन पकड़ाकर देश का पैसा देश में ही रहने का ज्ञान बांटते हैं। हमारा सारा व्यापार परोपकार के लिए, हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए, और हमने करके दिखा है। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहे। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है। इस टैरिफ का तनाव उत्तर प्रदेश के कानपुर उन्नाव के चमड़ा उद्योग पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों को टैरिफ की वजह से संभावित नुकसान की चिंता है, तो दूसरी तरफ इस उद्योग में काम करने वाले मजदूर अपने रोजगार को लेकर परेशान हैं। अब कर्जा लिया था हमने, घर बनवाया था, बैठने के लिए छाया नहीं थी, तो हमने कर्जा लेके घर बनवाया। अब कमा कमा के मैं भी दोनों दे रहे हैं, उसी से घर भी चला रहे हैं, कर्जा भी दे रहे हैं। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगा काम हमारा, तो बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो जाएगा, फिर से वही मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। 6 लोगों में जैसी एक टेंडी एक सहारा है कि यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो यहाँ पैसा मिलता है उसी से हमारा घर परिवार चलता है। 2 बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। अमेरिका के ट्रम्प जी हैं, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। अगर उस वजह से अगर हमारी टेंडियाँ बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी तो इससे हम लोगों को बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।